नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। अब जो हम खबर लेकर के आए हैं, मुझे लगता है कि पिछले 8 दिनों में जब से युद्ध शुरू हुआ है, तब से लेकर अब तक की सबसे महत्वपूर्ण खबर है। और ये खबर अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट पर है। गौर से एक-एक पॉइंट समझिएगा। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट क्या है? अमेरिका के एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट क्या है? मागा समर्थक जो ट्रंप के कट्टर, जैसे यहाँ पे अंधभक्त है वहां पर मागा समर्थक है, मागा समर्थकों में फूट पड़ गई है। एक्सपर्ट हैरान है कि ट्रंप क्या कर रहा है, क्योंकि अभी चुनाव आने वाले हैं, मिड टर्म वहां पर। क्या अमेरिका युद्ध छोड़कर भागेगा? ये सवाल इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि अमेरिका की 18 खुफिया एजेंसियों ने, 18 अलग-अलग जो खुफिया एजेंसियां हैं ट्रंप की, उन 18 खुफिया एजेंसियों ने संयुक्त रूप से जो रिपोर्ट दी है, सबकी रिपोर्ट की एक ही राय है। जो ट्रंप का, जो अमेरिका का, जो इजराइल का टारगेट है ईरान में, वो सफल नहीं होगा, वो पूरा नहीं होगा। अगर लक्ष्य ही नहीं पूरा होगा तो फिर युद्ध किस बात पर? क्यों अमेरिका बर्बाद हो आर्थिक रूप से? अब ये दबाव बनेगा क्योंकि ये, अब जैसे होता है ना, हम भाव चर्चा कर लिए या कोई एक्सपर्ट भारत में बैठ के, ब्रिटेन में बैठ के चर्चा कर लिया, अलग बात होती है। ये यूएस, मैं फिर रिपीट कर दूं, यूएस इंटेलिजेंस का रिपोर्ट की रिपोर्ट है और अलग अलग 18 एजेंसियों की रिपोर्ट एक ही रिपोर्ट है। भाव को जोड़िए, मैं दिखाऊं आपको और बड़ा हैरान हो जाएंगे आप लोग कि अमेरिका की रिपोर्ट ऐसी है और फिर भी ऊल जलूल सुबह शाम बकता रहता है वहां का राष्ट्रपति, ऊल जलूल बकता रहता है ऐसी रिपोर्ट आने के बावजूद। हालांकि ये रिपोर्ट अभी ताजा ही है, लेकिन इतनी भी ताजा नहीं है कि ट्रंप जो कल रात में बोला है वो बोले और ये खुफिया रिपोर्ट उसके बाद आई हो। भाऊ जरा देखिए हेडलाइन, में आपको 2-3 दिखा दूं, फिर भीतर चलेंगे, खबरों को एक-एक पार्ट समझेंगे। ईरान में सत्ता परिवर्तन की राह मुश्किल, अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट ने ट्रंप की बढ़ाई चिंता। आगे चलिए। सबसे मुख्य रिजिम चेंज ही अभी भी, वो रिजिम चेंज इजराइल बार-बार क्या कहता है कि जिसको भी सर्वोच्च लीडर जो है, सुप्रीम लीडर घोषित करोगे हम उसको मार देंगे, हम उसको मार देंगे। यानी रिजिम चेंज, वो अपने, जब तक हमारे मुताबिक वहां शासन नहीं आएगा तब तक हम नहीं छोड़ेंगे, यही अंतिम लक्ष्य है। क्योंकि वही शासन जब अपने मर्जी का आएगा तभी तेल का भी खेल होगा, सब कुछ होगा। ये हेडलाइन लाइए जो अभी आपने हटाया, एक बार इसको भी लाइए। 6 महीने तक लड़ सकता है ईरान, आईआरजीसी का इजराइल और यूएस को अल्टीमेटम। नेतन्याहू बोले अभी और सरप्राइज दूंगा। इसमें नेतन्याहू और ट्रंप तो रोज सरप्राइज ही दे रहे हैं, और सरप्राइज दूंगा पता नहीं, दुनिया वाकई सरप्राइज्ड है कि ईरान के सामने अमेरिका और नेतन्याहू की ये दुर्गति हो रही है। 6 महीने लड़ सकता है, इसको उस खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट से जोड़िएगा, इसलिए हेडलाइंस में दिखा रहा हूं, उसकी रिपोर्ट से जोड़िएगा खुफिया एजेंसियों की। अगली हेडलाइन लाइए। ईरान में वेनेजुएला मॉडल फेल, शुरुआती जीत के बाद चौतरफा चुनौतियों में घिरा अमेरिका, क्यों गलत हुआ ट्रंप का अनुमान? इसमें भी एक्सपर्ट्स की राय है, और एक्सपर्ट्स कौन से? जो अमेरिका के एक्सपर्ट हैं। आगे चलिए, अब जरा खबरों के भीतर चलते हैं और एक साथ, इसीलिए मैंने हेडलाइन के बाद अंदर की खबरों को एक साथ रखा है कि कनेक्ट कर सकें आप सभी लोग। अमेरिका खुफिया रिपोर्टों के अनुसार भले ही अमेरिका ने बड़े पैमाने पर हवाई और नौसैनिक हमले किए हों, लेकिन ईरान का सैन्य और धार्मिक ढांचा इतना गहरा और संस्थागत है कि उसे केवल हमलों से ढहाना असंभव प्रतीत होता है। नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल, एनआईसी जो है, नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल द्वारा तैयार इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान की व्यवस्था में सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया पहले से ही तय है, जो सर्वोच्च नेता की अनुपस्थिति में भी काम करती रहेंगी। ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन की विशेषज्ञ सुजैन मलोनी के अनुसार ईरानी संस्थान और उनकी प्रक्रियाएं कई दशकों से स्थापित हैं। यह तंत्र अमेरिकी दबाव के बावजूद अपनी आंतरिक पकड़ बनाए रखने में सक्षम है। आगे चलिए, अगला।
ये देखिए, इसका एक-एक करके ये पूरी मतलब जो रिपोर्ट में जो महत्वपूर्ण पार्ट है, वो सारा हम आपको दिखा रहे हैं। युद्ध अब दूसरे हफ्ते में प्रवेश कर चुका है और इसका दायरा हिंद महासागर से लेकर नाटो सदस्य तुर्की की सीमाओं तक फैल गया है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता अन्ना केली ने दावा किया है कि ईरानी शासन को कुचला जा रहा है। अभी भी व्हाइट हाउस का दावा है कि कुचला जा रहा है और उनके बैलिस्टिक मिसाइल तथा परमाणु कार्यक्रम को तबाह करना हमारा प्राथमिक लक्ष्य है। हालांकि जमीनी हकीकत कुछ अलग कहानी बयां करती है। अब तक ईरान के भीतर किसी बड़े जन विद्रोह या सुरक्षा बलों में फूट के संकेत नहीं मिले हैं। खुफिया रिपोर्टों का मानना है कि ईरान का बिखरा हुआ विपक्ष फिलहाल सत्ता संभालने की स्थिति में नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि ईरानी नेतृत्व के लिए ट्रंप के सामने झुकना उनकी विचारधारा के पूरी तरह खिलाफ है। सारी पड़ताल किया है जो इंटेलिजेंस ने और तब ये रिपोर्ट तैयार की है। अगला लाइए। नेक्स्ट, ये अमेरिकी खुफिया समुदाय की 18 एजेंसियों का सामूहिक निष्कर्ष यह है, जो हमने लिखा ना 18 एजेंसी, सामूहिक निष्कर्ष है कि केवल बमबारी से सत्ता परिवर्तन नहीं होगा। एकदम निष्कर्ष देखिए आप। यदि ईरानी शासन पूरी तरह ध्वस्त नहीं होता तो राष्ट्रपति ट्रंप के पास वहां के राजनैतिक भविष्य को प्रभावित करने के सीमित विकल्प होंगे। फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स पर टिकी हैं। वे इस संकट की घड़ी में देश की कमान किसे सौंपते हैं। अब आगे चलिए। खुफिया रिपोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया। अब देखिए आईआरजीसी क्या कह रहा है। आईआरजीसी ने रविवार को फॉक्स न्यूज एजेंसी को दिए बयान में कहा कि ईरान कम से कम 6 महीने तक अमेरिका और इजरायल के साथ तीव्र संघर्ष कर सकता है। रिपोर्ट के अनुसार गार्ड्स के प्रवक्ता अली मोहम्मद नईनी ने कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की आर्म्ड फोर्स मौजूदा ऑपरेशन की रफ्तार से, जो रफ्तार अभी है, ये वाले रफ्तार से कम 6 महीना संघर्ष जारी रखने में सक्षम है। इस रफ्तार से 6 महीना अगर कंटिन्यू रहा तो आप सोचिए इतने बड़े इजराइल में क्या बचेगा और अमेरिका कहाँ चला जाएगा। अमेरिका की इकोनॉमी ढह जाएगी। वॉशिंगटन, अब अगला लाइए जरा, अगला लाइए। वॉशिंगटन स्थित जॉन्स हॉपकिंस स्कूल फॉर एडवांस्ड इंटरनेशनल स्टडीज की लौरा ब्लूमेनफेल्ड ने राइटर्स को बताया, ईरान एक जटिल और संभावित रूप से लंबा सैन्य अभियान है। ट्रंप वैश्विक अर्थव्यवस्था, क्षेत्रीय स्थिरता और अमेरिकी मध्यावधि चुनावों में अपनी रिपब्लिकन पार्टी के प्रदर्शन को खतरे में डाल रहे हैं। ये वॉशिंगटन के जो है एक्सपर्ट बता रही हैं, विशेषज्ञ। अब अगला लाइए, आगे अगली। मागा समर्थक, सारे जोड़िएगा। मागा समर्थकों को देखिए फूट पड़ गई है, 2 हिस्सों में बट गए हैं। एक वो हिस्सा है जो नए युद्ध न छेड़ने के वादों पर भरोसा करते थे और दूसरा वो है जो ट्रंप के फैसलों के प्रति वफादार हैं। दूसरा वो जैसे भारत में भी है ना, कुछ ऐसे हैं जो बेइज्जती को भी कहते हैं मास्टर स्ट्रोक, तो कुछ उस टाइप के हैं। बाकी लेकिन मागा समर्थकों में फूट पड़ गई है। अब आइए जरा और एक्सपर्ट्स पर। लाइए, अगला लाइए। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप ने इस बात का गलत अनुमान लगाया कि ईरान अभियान उसी तरह आगे बढ़ेगा जैसे पहले वेनेजुएला का अभियान चलाया गया था, जहां अमेरिकी सैनिकों ने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ लिया और बिना किसी लंबी सैन्य कार्रवाई के देश के तेल संसाधनों पर प्रभाव हासिल कर लिया। आगे चलिए। लेकिन मामला पलट गया। ईरान एक अधिक लचीला प्रतिद्वंदी साबित हुआ जिसकी राजनैतिक और सुरक्षा व्यवस्था काफी मजबूत है। यहां तक कि अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हमले में खामेनेई और अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौत के बावजूद ईरान ने जवाबी कार्रवाई करने से खुद को नहीं रोका, जिससे यह सवाल उठ रहा है कि क्या मौजूदा नेतृत्व की जगह और अधिक कट्टरपंथी हस्तियां आ सकती हैं। ये खतरा नया पैदा कर लिया। खामनेई तो फिर भी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को समझते थे, वो नेहरू को पढ़ते थे, वो सबसे बातचीत करते थे, खाली इजराइल और अमेरिका से उनकी शत्रुता थी, कटुता थी। अब अगला कहीं और कट्टरपंथी ना आ जाए, क्योंकि जब सुप्रीम लीडर मारा गया उसके बाद ये हमला है। सुप्रीम लीडर के बाद पहले दिन हम लोगों ने भी कहा, हमने भाउस कहा कि अब तो अमेरिका कर देगा, खत्म कर देगा। आगे चलिए,
आगे अब अमेरिकी एक्सपर्ट्स और देखिए अमेरिकी एक्सपर्ट्स को मैं खुफिया जो रिपोर्ट है उसके साथ एक्सपर्ट्स की राय को शामिल करके देखना चाहता हूँ, इसको आपके तक लाना चाह रहा हूँ। अमेरिकी सेना के सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल बेन हॉजेस ने राइटर्स को बताया कि अमेरिकी सेना की रणनीति प्रभावी रही है, लेकिन व्यापक रणनीति अभी भी अनिश्चित है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक, रणनीतिक और कूटनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ऐसा लगता है कि इस पर पूरी तरह से विचार ही नहीं किया गया है। आगे चलिए और आगे अब देखिए आर्थिक रूप से क्या होगा। अटलांटिक काउंसिल थिंक टैंक के जोस लिप्स्की ने कहा कि यह अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए एक आर्थिक संकट का बिंदु है जिसका पूरी तरह अनुमान नहीं लगाया गया था। मतलब आर्थिक रूप से कहाँ हम खड़े होंगे इसका अनुमान नहीं लगाया, राजनैतिक रूप से हम सफल हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, या हमारी अपनी राजनीति चाहे वो नेतन्याहू की इजराइल में हो चाहे ट्रंप की अमेरिका में हो, रिपब्लिकन का फ्यूचर क्या होगा इसका भी अनुमान नहीं लगाया था। ईरान में रिजिम चेंज कर पाएंगे, कितना वक्त लगेगा इसका भी अनुमान नहीं लगा पाया था। ईरान की ताकत का भी, सैन्य ताकत का भी अनुमान नहीं लगा पाया था। तो सारे अनुमानों में फेल अगर अमेरिका जैसा देश हो गया जो दुनिया में सबसे बड़ा जो है पावर, सबसे बड़ी ताकत माना जाता है, वो इतनी जगह पर फेल हुआ और उसका जो लक्ष्य है, मुख्य लक्ष्य, वो मुख्य लक्ष्य भी अब उसी का इंटेलिजेंस रिपोर्ट बता रहा है उसी की कि वो मुख्य लक्ष्य उसका हासिल नहीं होने वाला है। तो अब क्या चाह रहा है भाऊ, युद्ध छोड़ के भागने के अलावा? क्या भागेंगे युद्ध छोड़ करके? देखिए आशीष जी, एक बात तो तय है कि इस युद्ध में इंटेलिजेंस का आउट इनपुट जो है वो टोटल मोसाद और इजराइल के भरोसे अमेरिका ने खेल खेला। हाँ, हाँ, हाँ। इजराइल अमेरिका को खींच के लाया। दूसरी हुँ, बात, जो एप्स्टीन फाइल की बातें बार बार आ रही है, अमेरिका में बहुत जबरदस्त चर्चा है इस पर, विश्व के हुँ, स्तर पे चर्चा है। हमारे यहाँ एप्स्टीन बोलते से पैरों की जमीन खिसक जाती है और आप देशद्रोही ठहर जाते हैं। हुँ, एप्स्टीन फाइल को लेके जो, क्या ट्रम्प ब्लैकमेल हो रहे थे, क्या ट्रम्प मजबूरी में खेल रहे थे? अब दोनों तरफ से मामला हो गया। वेनेजुएला और ईरान एक नहीं है, ये तो आप और हम भी जानते हैं, जो हम युद्ध नीति के एक्सपर्ट नहीं हैं। हुँ, ईरान अलग है, वेनेजुएला अलग है। वेनेजुएला में आप बहुत सालों से वहाँ डीप स्टेट खेल कर रहे थे, वो ईरान में नहीं हो पा रहा था। जो ईरान में खबरें थी कि ईरान में लोग बहुत विद्रोह पे है और सारा खेमेनी के खिलाफ है और 5,000 लोगों को मारा और इतने हजार लोगों को ये किया, ये सारी खबरें वेस्ट मीडिया प्रोजेक्टेड थी, अमेरिका के डीप स्टेट का एक हिस्सा था, हुँ, लेकिन हुँ, नहीं हो हुँ, पाया। मैं बार बार कहता हूं, यदि वो खबरें सच थी तो आज हुँ, खेमेनी के मरने के बाद पूरा ईरान अमेरिका के पास हो जाता, क्योंकि हाँ, अंदर पूरा विद्रोह था। खमेनी मर गए, लोग बोलते कि अब अच्छा हो गया, ये अमेरिका हमको मदद करे, हम सरकार बनाएंगे। हुँ, लेकिन खेमेनी के मृत्यु के ऊपर जो लोग आए, जो जनमानस लौटा है, पूरा ईरान रास्ते पे उतर आया और चलती बॉम्बिंग में उतर आया। हुँ, उनको मालूम नहीं था कि इस क्राउड पे कब मिसाइल गिरेगा, फिर भी आया। इसके मायने क्या है? इसके मायने बहुत कुछ है। इजरायली या अमेरिकी किसी मिसाइल ने स्कूल हिट किया, 168 बच्चे मरे। मुझे नहीं लगता कोई भी समाज इसके लिए माफ करेगा कभी अमेरिका या इजराइल को, कभी नहीं करेगा। कुल मिलाकर स्थिति भयावह थी। दूसरी बात, जो कट्टरपंथी मुसलमान हैं इसलिए वहाँ पे महिलाओं पे थोड़ा-सा ये था। महिलाओं पे तो हमारे यहाँ देश में भी होने जाएगा। हाँ, देखना, हाँ, घूंघट निकाल के चलना पड़ेगा महिलाओं को। थोड़ा-सा हाँ, इंतज़ार कीजिए आप। 2029 का चुनाव आने दीजिए, 400 प्लस जब आ जाएगी बीजेपी, तब यहाँ महिलाओं को घूंघट निकालना, ऑफिस में घूंघट करके महिला बैठेगी। आपको लगता है इस देश में महिलाओं को जीन्स पहनने देंगे ये भगवे? सवाल ही नहीं उठता। ये कट्टरपंथ यहाँ भी आएगा, और जब कट्टरपंथ आता है तो सबसे पहले महिलाओं पर हाँ, उनके अधिकारों का हनन होता है। आज आज महिला दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, उस दिन ये बोलना पड़ रहा है, मतलब शर्मसार है ये। तो नहीं और उसके महिलाओं कट्टरपंथ ने अधिकार प्रभाव की वहां पे चिंता ट्रम्प क्यों करे? महिलाओं के ऊपर उसने बहुत सारे कड़े बंधन लगाए थे, लेकिन शिक्षा से वो दूर था ऐसा नहीं है। यदि वहां हाँ, शिक्षा ही नहीं थी
तो फिर इतने टेक्नोलॉजी कैसी उन्नत हो गई उनकी? उनकी टेक्नोलॉजी मतलब रशिया और चीन ने दी हुई टेक्नोलॉजी के साथ फ्यूजन करके उन्होंने नए-नए चीजें इजाद की। हम्म, उनको तो कोई पकड़ भी नहीं पा रहा, और उसका मतलब जो मैंने जो पढ़ा है कि वो तो एक इससे रॉकेट लॉन्चर से लॉन्च होता है हम्म, और उसके बाद एक छोटी सी बैटरी से ऑपरेट होता है हम्म, अपने आप, क्योंकि उसको वापस आना नहीं होता है, वो सुइसाइडल है, वहां जाके हिट ही करना होता है। हम्म, तो नई टेक्नोलॉजी इजाद की उन्होंने। तो कुल मिलाकर ये अच्छा, एक बात जो आर्थिक बिंदु पे है, आर्थिक बिंदु पे मैंने पहले भी आशीष जी ने आप कहा था कि सबसे कर्जदार देश यदि विश्व में कोई है, सबसे ज्यादा कर्जा जिस पे है तो अमेरिका है। हम्म, अमेरिका इसीलिए डॉलर को मरने नहीं देना चाहता, डॉलर की सुपरमेसी पूरे विश्व में चाहता है ताकि वो कर्जदार होने के बाद भी उसका अपर हैंड रहे। एक हम्म, पॉइंट। लेकिन जो कुछ खबरें, जो लेख पढ़ने में आए हैं, जो ये खाड़ी के देश है, मिडिल ईस्ट के जो देश है, जो हम्म, अमेरिका, इजराइल और ईरान के युद्ध के वजह से हिट हो रहे हैं हम्म, बिना वजह, क्योंकि अमेरिका ने दादागिरी से, तो वहां दादागिरी कहो, धमका के कहो, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने जो मिडल ईस्ट में एग्रीमेंट किया था 1970 के दशक में, वो यही था कि आप अपना तेल डॉलर में बेचेंगे, डॉलर की सिवा किसी करेंसी में नहीं बेचेंगे, और उसके एवज में हम आपको प्रोटेक्शन देंगे। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका एक बड़ी ताकत होकर उभरा, तो सभी ने उसका प्रोटेक्शन भी लिया। अब इन देशों का, आपको याद होगा, ट्रंप ने कहा था कि दूसरी बार प्रेसिडेंट बनने के बाद वो उसी देश में पहली बार जाएंगे जहां सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट अमेरिका में होगा। और आपको याद होगा, वो खाड़ी के देशों में ही गए थे पहली बार। बिलियंस बिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट इन अरबों ने अमेरिका में करने का वादा किया है। वो उस वादे पे भी अब दूसरी बार पुनर्विचार करने की कोशिश कर रहे हैं। ये खबरें हैं मिडल ईस्ट से। आपको इस युद्ध की वजह से जो आर्थिक तंगी आ रही है, उससे आप अलग जूझ रहे हैं। अब आप चाहे वैसे टैक्सेशन नहीं लगा सकते, टेरिफ वॉर नहीं खेल सकते, इसलिए आप वहां पंगु हो चुके हैं। और जो अमेरिका में इन्वेस्टमेंट आ रहा था, खासकर मिडिल ईस्ट से, वो इन्वेस्टमेंट अब रीथिंक पे है, फिर से पुनर्विचार पे है कि वाकई अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करके हम सेफ रहेंगे क्या? कल अमेरिका में इन्वेस्ट कर दिया करके हमको किसी ने टारगेट किया तो हमको बचाएगा कौन? इसलिए ऐसे देश में इन्वेस्टमेंट नहीं करना कि जिससे हमारी दुश्मनी बढ़े बाकी लोगों से। अमेरिका बार बार थोड़ी अपने जहाज भेजेगा यहाँ पे। तो इन सारी चीजों का एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट वहां पड़ रहा है। और ये बात फिर से एक बार रेखांकित हो गई इन एजेंसीज के रिपोर्ट के साथ, एक अलग अलग थिंक टैंक्स के जो रिपोर्ट्स है उसके साथ, कि युद्ध में अमेरिका खींचा गया। इजराइल ने या तो गन पॉइंट पे अमेरिका को युद्ध में लाया या खींच के लाया, ये सिर्फ नेतन्याहू और ट्रंप जानते हैं और मोसाद जानती है, और एक और आदमी जानता था, एप्स्टीन, उसकी मृत्यु हो चुकी है। एप्स्टीन की बात अभी आप कर रहे थे ना, एप्स्टीन की भैया जरा दिखाइए तो एक ट्वीट। अब ट्रंप की स्थिति बहुत भयावह हो गई है, इसीलिए उसको पता है कि अब हमको हारना है, लेकिन वो जाते जाते कहते हैं ना, ये देखिए, द जस्टिस डिपार्टमेंट रिलीज्ड ए बैच ऑफ प्रीवियसली unreleased documents from the Epstein files that include notes from FBI interviews with a woman who says she was assaulted by President ट्रंप एज ए माइनर। जब वो बच्ची थी तो उसका असॉल्ट किया गया था। ये जो है बिल्कुल साफ एफबीआई साफ महिला बता रही है। एफबीआई ने एफबीआई ने जब इन्वेस्टिगेट किया तो एफबीआई ने कई महिलाओं के साथ बात की, जिन महिलाओं ने क्लेम किया था कि एप्स्टीन के हाँ, वहां उनका शोषण हुआ। उसमें एक हाँ, महिला ऐसी भी है जिसने कहा कि मैं जब नाबालिग थी तब मेरा शोषण भी किया गया और मुझे मारा भी गया हाँ, डोनाल्ड ट्रंप द्वारा। तब वो राष्ट्रपति हाँ, नहीं थे, लेकिन ये उनके पुराने कुकर्म हैं। मैंने आपको पूरा कहा, पन्ना आया है, ये तो पूरा स्टेटमेंट है। मुझे लगता है जो इजराइल में जो बोला जाता है, तो जो मोसाद और मतलब जो रिटायर्ड ऑफिसर बोल रहा था मोसाद का, कि वहां तो फिल्में हैं, हाँ, फिल्में, और तो वो फिर कितनी विभत्स होगी।
आप देख सकते हैं कितनी विभत्स होगी। जिन वो माइनर्स के इंग्लैंड के राजा के भाई का फोटो आया था, वही कितना विभत्स था। नहीं, उसने कैमरे लगाए होंगे जिन जब नहीं इसका अरे उसने, बाद फाइल खुली आशीष है, जी, इतनी घिनौनी रोज फाइल है। सोशल मीडिया पे रोज वीडियोज आ रहे हैं, एप्स्टेन फाइल हम्म, वीडियोज करके, हम्म, वो सब सीसीटीवी के फुटेज है। हाँ, क्योंकि ये पूरा जो आइलैंड बनाया था वो अय्याशी का स्वर्ग था इन तमाम धनाढ्यों के लिए और बड़े बड़े पावर पोजीशंस के लिए। वो तो बेसिकली मोसाद वहां के लिए था। मोसाद का वो पूरा प्लान था, तो उन्होंने वहां सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं। हाँ, हाँ, और वो कुछ कुछ वीडियोस तो मतलब आप ऐसा ऑन करके ही बंद कर देते हैं, क्योंकि कोई 5 साल की बच्ची के साथ कुछ, वो रो रही है ये बच्ची, चिल्ला रही है, और वो इतना विभत्स लगता है, वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यही जो बच्ची जिस माइनर जिसका है, इसका पूरा जब स्टेटमेंट देखियो पन्नों में जो है कि उसने दांत काट लिया जब इसने मतलब उसके साथ यौनाचार करने की कोशिश की, दांत काटा, फिर इसने उसको थप्पड़ मारा और सबको वहां से कमरे से बाहर निकाल करके इसने, मतलब ये, और ये आदमी राष्ट्रपति है। इसी वजह से ये युद्ध जबरन लड़ रहा है। इसको पता है कि सिर्फ और सिर्फ क्योंकि इसके वीडियोज पूरे दुनिया में आ जाएंगे, फिर ये कहीं का नहीं रहेगा। कितना भी बेशर्म आदमी हो, जब पूरी दुनिया में वीडियोज आ जाएंगे तो क्या मुंह दिखाएगा। खैर, अभी मैं जरा अली लारिजानी, जो इस समय जिनके हाथ में अप्रत्यक्ष रूप से अगर कहें तो ईरान की कमान अली लारिजानी के हाथ में है। सारे निर्णय, हमलों के निर्णय सब लारिजानी ले रहे हैं। जब ये बात आई है कि अब अमेरिका के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसका टारगेट नहीं अचीव होने वाला है, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट, उस समय लारिजानी ने एक इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू के 2 क्लिप्स आपके सामने मैं लाऊंगा, जरा दिखाइए एक-एक करके और उसी से जोड़िए کشورهای इसको। منطقه کشورهای हम्म। منطقه من نمیگم از سر موقع خیرخواهی هم بگن ها. तो ऑडियो बंद कर दीजिए, मैं बता देता हूँ क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आएगा हमारे यहाँ लोगों को। ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी अली लारिजानी ने डोनाल्ड ट्रंप को कड़ी चेतावनी दी है और कहा है कि ट्रंप ने बहुत बड़ी गलती की है। ट्रंप को इस गलती की कीमत हर हाल में चुकानी ही होगी। ईरान की जनता इसे बिना सजा के जाने नहीं देगी। एक तरफ ये रिजिम चेंज की बात कर रहे हैं और वहां का जो आज की तारीख में निर्णय लेने वाला व्यक्ति है, वो कह रहा है कि हम तो अभी सजा देंगे, तुम युद्ध से भागने की बात तो छोड़ दीजिए भाव, वो सजा देने की बात कर रहा है। अगली क्लिप लाइए, हाँ, अगली क्लिप लाइए। کنم مهمترین مشکلی که امریکایی‌ها دارن ऑडियो बंद कर दीजिए। ये जो है ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी भी यही हैं, लारिजानी। इन्होंने कहा कुछ बातें अब अमेरिकियों को लेकर के, कहा कि अमेरिकियों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वे पश्चिम एशिया और खासकर ईरान के माइंडसेट को ही नहीं समझते हैं कि ईरान का माइंडसेट क्या है। ये उसी रिजिम चेंज और इंटेलिजेंस रिपोर्ट से समझिए, जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है उसी माइंडसेट को समझ करके वो उसने लिखा है कि वहां पर नहीं हो पाएगा रिजिम चेंज। उन्हें लगता है उन्होंने जो वेनेजुएला में किया है वही यहाँ भी दोहरा सकते हैं। अली लारिजानी ने भी वही बात की। आज जब ये खबर आई है तो देखिए चारों तरफ से इस खबर के तार जुड़ रहे हैं। लारिजानी ने कहा कि जो उन्होंने वेनेजुएला में किया, उनको लगता था कि वही जो है ईरान में भी दोहरा सकते हैं, लेकिन ये असंभव है, नामुमकिन है। अमेरिका की रणनीति ईरान में नेतृत्व और कमांडरों को निशाना बनाकर प्रशासनिक ढांचे को तोड़ने और देश में अराजकता फैलाने की थी। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका को लगा था कि युद्ध तेज और कम समय में खत्म हो जाएगा, लेकिन ईरानी लोग इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं। ये जो है लारिजानी 6 महीना युद्ध लड़ेंगे, ट्रंप को सजा देंगे, बिना सजा के ईरान की जनता छोड़ेगी नहीं। और अमेरिकी रिपोर्ट्स कह रही हैं कि ट्रंप जो है अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे, नामुमकिन है। फिर मैं वहीं पे आता हूं घूम फिर के। इजराइल से नेतन्याहू से कैसे मुक्ति पा सकते हैं ट्रंप इस युद्ध से बाहर, क्योंकि बड़ी चुनौती क्या है भाऊ, मिड टर्म पोल्स होने हैं अमेरिका में। मिड दोनों टर्म जगह पोल में अगर गड़बड़ दोनों हुआ, जगह
दोनों जगह पोल है। मिड टर्म देखिए 9% तो युद्ध शुरू होते से ही उसकी पॉपुलैरिटी चली गई थी, कम हो गई थी। अब वहाँ मिड टर्म पोल है और यहाँ इज़राइल में जनरल इलेक्शन है। दोनों तरफ मारामारी है। अब दोनों तरफ मैंने कहा ना आपको कि ये पूर्ण रूप से ईरान को गलत ईरान का आकलन ही गलत था। और ये अब अपनी बची हुई इज्जत बचाने के लिए रोज उलूल-जुलूल स्टेटमेंट देकर खुद बेइज्जत होते हैं और खुद अपनी हँसी का पात्र होते हैं। खुद ही। मतलब ये कहना कि ईरानियन का मिसाइल उन्हीं के बच्चों के स्कूल पे गिरना, इससे ज्यादा हास्यास्पद कोई दावा, और एक अमेरिका का राष्ट्रपति बोल रहा है, मतलब इतना मूर्खतापूर्ण स्टेटमेंट कोई दे नहीं सकता। जो अभी आपने आज ही हमने शो में दिखाया कि इतने सारे बिल्डिंगों के बीच में बराबर हयात होटल हिट हुआ है। इतने बिल्डिंगों के बीच में एम्बेसी हिट होती है। मतलब कितना प्रिसाइज टारगेट है। ना इधर की बिल्डिंग ना उधर की बिल्डिंग, बराबर हयात को ही उड़ाया, जिस हयात में उसी बिल्डिंग में उड़ाया जहां पे इनके अफसर्स बैठे हुए थे। एम्बेसी भी बिल्डिंग को बीच में से उड़ाई। तो प्रिसाइज तो वो जानते हैं कैसा प्रिसिजन करना है। वो उनके ऐसे कई भी सिविलियंस पे नहीं गिर रहे, वो तो बकायदा एयरपोर्ट मारा उन्होंने ऑयल फील्ड्स मारे, उन्होंने अमेरिकन कंपनीज मारी सिलेक्ट कर करके। आप कैसे कह सकते हैं कि उनका ही मिसाइल उन्हीं पे गिर गया? इससे ज्यादा। और इजराइल को यदि युद्ध करना था तो पहले डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट पे हमला करते, ऑयल पे हमला करते, उनकी आर्थिक शक्ति कम करते। आपने सबसे पहले सिविलियंस को मारना शुरू कर दिया। स्कूलों पे बम्बार्डिंग करी, हॉस्पिटल से बम्बार्डिंग करी, गांव पे, शहरों पे। उसके बाद ईरान ने बदला लेना शुरू कर दिया, तो आप तेल अवीज खंडर बन चुका है। कुल मिला के ये इनके राजनीतिक भविष्य के लिए ये बहुत बड़ी गलती आने वाले, जब भी इतिहास लिखा जाएगा अमेरिका का या इजराइल का, तब उनके ये सबसे बड़ी गलती मानी जाएगी कि ये दोनों राष्ट्राध्यक्षों ने सबसे बड़ी गलती की जीवन में कि ये ईरान को ग्रांटेड पकड़ के चले गए ईरान के साथ। अब जो है वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स, अमेरिका में ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट आगे और मुश्किल कितने आने वाली है। जब मागा सपोर्टर्स में अभी हमने फूट की खबर आपको दिखाई, अमेरिका में मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा देता हूं, रेडी कर दीजिए। अमेरिका में न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट सबकी हेडलाइन है ये कि जो है अमेरिका रिजिम चेंज का टारगेट नहीं पूरा कर पाएगा। न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है रिसेंट यूएस, रेडी होगा तो स्क्रीन पर लाइएगा, रिसेंट यूएस असेसमेंट फाउंड एन अटैक ऑन ईरान अनलाइकली टू रिजल्ट इन रिजिम चेंज। देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा है सीधा सीधा, रिसेंट यूएस असेसमेंट फाउंड एन अटैक ऑन ईरान अनलाइकली टू रिजल्ट इन रिजिम चेंज। इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स हैव बीन skeptical that a popular uprising could dislodge the Islamic Revolutionary Guard Corps, which controls much of Iran's security apparatus. और अगली हेडलाइन वॉशिंगटन पोस्ट की है, वॉशिंगटन पोस्ट की हेडलाइन दिखाइए, इंटेल रिपोर्ट्स वार्न्स लार्ज स्केल वॉर अनलाइकली टू आउस्ट Iran's regime. A classified US report doubts, देखिए एक क्लासिफाइड रिपोर्ट है, a classified US report doubts that Iran's opposition would take power following either a short or extended US military campaign. कोई चारा नहीं है। ये अमेरिका के में, अब अमेरिका में खबरें पूरी तरह छप गई हैं। और इतना ही नहीं, टाइम्स ऑफ इजराइल में भी ये खबर आ चुकी है, टाइम्स ऑफ इजराइल में भी छपी है, टाइम्स ऑफ इजराइल में छपी है रिपोर्ट, यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट वीक बिफोर वॉर फाउंड लार्ज स्केल असॉल्ट ऑन ईरान अनलाइकली टू कॉज रिजिम कोलैप्स। ये इजराइल में भी रिपोर्ट आ गई, लेकिन इजराइल जो लिख रहा है, इजराइल में जो द टाइम्स ऑफ इजराइल लिखा है भाऊ, इसमें कुछ जो है बहुत चौंकाने वाली चीजें हैं। A classified report by US National Intelligence Council concluded that the Iranian regime was unlikely to be
toppled even by a large-scale assault, the Washington Post reports. 3 people familiar with the report tell the newspaper that the assessment completed around a week before Israel and the US launched their assault on Islamic Republic. ये पॉइंट जो है अभी तक हमको मैं हिंदी में नहीं आपको मिला। इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको कि ये रिपोर्ट होने के बाद, ये सब कुछ जानने के बाद कि आपके लिए वॉर बहुत डिफिकल्ट होगा, फिर भी आप हाँ। युद्ध करने गए, इसका मतलब एप्स्टीन फाइल ही है जिसके चलते आप युद्ध में उतरे हैं। एग्जैक्टली, ये खुद इस्टेब्लिश कर की दिया इसने। इज्जत बचाने के लिए पूरे अमेरिका की इज्जत दांव पे लगाई, खुद की इज्जत बचाने के लिए इस आदमी ने एक देश बर्बाद कर दिया, खुद की इज्जत बचाने के लिए इस आदमी ने हजारों लोग मरवा दिए। तो ये आदमी कौन, इंसान या शैतान, इसकी परिभाषा करनी होगी। ऐसे कई आदमियों की परिभाषा करनी होगी जो अपनी इज्जत के नहीं, चक्कर में देश बर्बाद कर रहे हैं। अरे भाई साहब, वो तो मैंने तो आपको कहा, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, सुभान अल्लाह। चलिए, ये रिपोर्ट बहुत वाकई फिर ये तो हाहाकारी है। जब अगर ये रिपोर्ट बताइए अमेरिका के लिए, अमेरिका जैसे डेमोक्रेसी में रिपोर्ट आगे ट्रंप के फ्यूचर में बहुत दिक्कत कर सकती है। ये नहीं, रिपोर्ट आने के इससे बाद ट्रंप वॉर में शामिल ये भी होगा। होना चाहिए कि जब हम बोलते हैं कि भारत सबसे पुराना लोकतंत्र है, और हम तो बिल्कुल पुराने जमाने में भी जाते हैं कि हमारे यहाँ जनपद हुआ करती थी, ये हुआ करता था, और उज्जैन में था और मथुरा में था, और ऐसे बकबक करने वाले बहुत है। मैं इसको बकबक इसलिए कहता हूँ या हवाबाजी इसलिए कहता हूँ कि वो इतिहास था। वर्तमान क्या है, हाँ, हाँ। अखबार कैसे होने चाहिए, ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने ऐसी रिपोर्ट यदि हमारे देश में आती तो रात को ईडी का छापा पड़ जाता। हाँ। टाइम्स ऑफ और इजराइल भी छाप रहा है, ईडी और इनकम न्यूयॉर्क टैक्स का टाइम्स। छापा, ईडी और इनकम टैक्स का छापे पहले भी दले हैं, इंडियन एक्सप्रेस पे भी दले हैं, लेकिन वो गोयनका जी थे जिन्होंने छापे झेलते हुए भी पत्रकारिता को जिंदा रखा। आज ऐसे गोयनका कहाँ है, छापे डालने वाले तो आज नहीं बदले, उसी का वहां हिंदी रिजीम बदली। संस्करण अगर आप देख लेंगे तो उस पे चटनी हाँ, रखने में शर्म आएगी। उसी शर्म जो आएगी, हिंदी संस्करण देख लेंगे। हाँ। जनसत्ता। तो आज आप बताइए ना, आज ना वो गोयनका जी है। हाँ, सत्ता में तो रेड करने वाले हैं, सत्ता बदल गई, लेकिन आदतें नहीं बदली सत्ता की, लेकिन गोयनका नहीं है। चलिए फिर हमें इजाजत दीजिए, हम फिर अपडेट्स के साथ आते हैं थोड़ी देर में। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।